students, welcome to my Higher Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a lesson number 5 Architecture in Medieval India. This is a part 2 of this lesson. इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा है, ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं. आज इस पार्ट 2 में हम आगे के कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. The arrival of the Muslims in India led to the evolution of a distinct Indo-Islamic style of architecture. Indo-Islamic means जो मुस्लिम के जैसे मस्जिद वगैरह होते थे, है ना, कब्र वगैरह होते थे, तो उसको किस तरह से आर्किटेक्ट किया जाता था, है ना. जो मुस्लिम्स पूरे इंडिया में जो मुस्लिम्स होते हैं वो जहाँ पे उनकी कुछ से प्रेयर करने की जगह है, जैसे मस्जिद हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ों को वो इस इंडो इस्लामिक स्टाइल में उसका आर्किटेक्चर करवाते थे. Certain distinct architectural features of this style were the done true arc में features of this style and mosaics, floral and geometric motifs and calligraphy which blended with the Indian architectural forms already in use. मतलब जो मुस्लिम्स के जो भी आर्ट्स वगैरह थे, कोई मीनार्स थे, मस्जिद थे, है ना, कुछ उसमें जो कैलीग्राफी की जाती थी, जो भी वस्तुकला हस्तकला जो भी की जाती थी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसी इस्लामिक आर्किटेक्चर में किया जाता था. They were employed by the rulers of Delhi Sultanate when they converted temples and exotic buildings into mosques. मतलब जो दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा जो भी हो गए, उन्होंने जो भी मंदिरें वगैरह थी उसको भी उन्होंने अपने मस्जिदों में उसको कन्वर्ट कर दिया. As a result, a fusion style developed which greatly enriched Indian architecture. और इसका रिजल्ट क्या निकला, जो भी स्टाइल्स डेवलप हुए उसमें से उसको इंडियन आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया. अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड was the use of stones of different colors such as red sandstone, yellow sandstone and marble. और इसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स होते थे, जो भी इमारत, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होते थे, उसमें स्टोन का यूज़ किया जाता था, पत्थरों का यूज़ किया जाता था, वो भी अलग अलग कलर के, जैसे रेड कलर के सैंडस्टोन है, येलो कलर के, या फिर मार्बल्स के वगैरह, ठीक है. जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न्स इंक्लूडिंग मोटिव्स सच एज लोटस बेल एंड द स्वस्तिक वेयर ब्यूटीफुली कार्व्ड ऑन द वॉल्स. और ज्योमेट्रिकल तरीके से दीवारों पे शेप्स वगैरह बनाए जाते थे, जैसे पैटर्न्स वगैरह, जैसे स्क्वायर इसमें, है ना, रेक्टेंगल के शेप्स में वगैरह, इस तरह से वो उसमें बनाया जाता था. और उसमें वो कुछ ऐसे फूलों के वगैरह पिक्चर्स बनाते थे, जैसे लोटस हो गया, स्वस्तिक हो गया, है ना, तो ऐसे कर्व्स वो दीवारों पे बनाए जाते थे. These were often combined with panels of inscriptions which consisted of verses from the Quran. The combination of these decorative devices came to be known as Arabes. ठीक है, मतलब जो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन वगैरह किया जाता था, है ना, जैसे पैनल्स वगैरह लगाते थे, कुछ उसमें इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, मतलब कुछ ऐसे बोध वाक्य वगैरह, नहीं क्या, तो इन सारों ये जो अलग अलग टाइप के जो आर्किटेक्ट जो किया जाता था, इसको क्या कहते हैं, अरेबस के नाम से उसको जाना जाता था. However, human and animal figures were not used since they were considered un-Islamic. जो अनइस्लामिक होता था, अनइस्लामिक वगैरह होता था, तो वो ऐसे वो जो ह्यूमंस थे, वो ह्यूमन या फिर एनिमल्स के ऐसे फिगर्स वगैरह, उनके पिक्चर्स वगैरह वो किसी भी अपने बिल्डिंग्स पे वगैरह नहीं बनाते थे. The use of lime as mortar was a major development distinct from the traditional building style. और उसमें जो तोफ वगैरह रखने के लिए उसका किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, चूना, है ना, लाइम का यूज़ किया जाता था. और बिल्डिंग्स में वगैरह वो बनाया जाता था उसका उस टाइम में, ठीक है. Stone was the most preferred building material. Red sandstone was widely used by architects of the slave and Khalji dynasty.
और जो स्लेव डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी के जो राजा वगैरह हो गए, उन्होंने अपने बिल्डिंग्स में या अपने पैलेसेस में या फिर अपने मॉस्क्स में वगैरह जो उन्होंने बनाए, उसमें उन्होंने ज़्यादातर सैंडस्टोन का, रेड कलर के सैंडस्टोन का यूज़ किया। इन एडिशन मुगल आर्किटेक्ट्स यूज प्लेंटी ऑफ वाइट मार्बल, और मुगल के आर्किटेक्चर्स ने मार्बल का यूज ज़्यादातर किया है, वाइट कलर का। Glazed tiles were also widely used in decoration of building surface, और जो ग्लेज टाइल्स होती थी उसका यूज ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए किया गया। इन ऑर्डर टू मेक अ वाइडर एंट्रेंस अ ट्रू आर्क और द पॉइंटेड आर्क वॉज यूटिलाइज्ड built by placing a horizontal beam across two upright pillars। और जो बड़े बड़े जो कमान वगैरह होते थे उसमें दो ऐसे पिलर ऐसे बनाए जाते थे, उसमें किसी भी बिल्डिंग्स में हो या फिर कोई मॉस्क वगैरह हो, मस्जिद वगैरह, उसके बाहर में से दो पिलर लगाए जाते थे। द मैसन रिक्वायर्ड अ कीस्टोन एंड अदर स्टोन ऑन बोथ साइड टू शो दैट दे स्टेड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ प्रेशर। और उसमें की स्टोन्स वगैरह होते थे, है ना, मतलब ऐसे जो बहुत ही जाड़े जाड़े ऐसे पत्थर होते थे उसमें बनाए जो भी बिल्डिंग्स वो बनाते थे उसमें, तो उसके वजह से उसमें ज़्यादा प्रेशर होता था, फोर्स ज़्यादा होता था। द स्टोन्स वेयर बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स विद द एड ऑफ द की स्टोन। उन की स्टोन की वजह से जो दूसरे जो स्टोन्स उसमें भरे जाते थे वो बराबर दोनों साइड से बैलेंस हो जाते थे। The Alai Darwaza in the Qutub complex in Delhi is one of the first example in the country of a buildings in which the true arc was used। इसमें जो कुतुब मीनार जो है उसका जो मेन अलाई दरवाज़ा जो है उसमें वो सबसे पहला एग्जाम्पल है अपनी कंट्री का जो उस टाइप में आर्किटेक्ट किया गया है। उसमें रेड स्टोन का यूज़ किया गया है, पिलर्स लगाए गए हैं, है ना, जो डायग्राम्स जो भी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं उनके इसमें, है ना, वो सारी चीज़ों का उसमें यूज़ किया गया है। इट इज़ ऑल्सो यूनिक फॉर इट हैज़ द डोम बिल्ड ऑन करेक्ट साइंटिफिक लाइन्स। और वो एक बहुत ही यूनिक ऐसी एक बिल्डिंग बन गई है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है, साइंटिफिक लाइंस के थ्रू उसको बनाया गया है। द यूज ऑफ द आर्क एंड डोम अपार्ट फ्रॉम एडिंग ब्यूटी टू द स्ट्रक्चर हैड अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। और ये जो मतलब इसमें जो ब्यूटी, जो उसके स्ट्रक्चर की जो खूबसूरती होती है, उसकी जो रचना होती है बिल्डिंग्स की, वो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। द डोम मेक्स अ स्ट्रक्चर लुक टॉल एंड ग्रैंड। जो डोम्स वगैरह होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर है वो इतने मतलब ऊंचे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। लार्ज ओपन हॉल्स कुड बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द आर्क एंड डोम which did away with the need to support the roof with a large number of pillars। जो डोम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ही बड़े बड़े ऐसे पिलर्स लगाए जाते हैं। द यूज ऑफ मिनारेट्स वॉज अनदर फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। अ टॉल एंड लीन टॉवर बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ सुप्रीमपोज्ड स्टोरेज ऑफ डिक्रीजिंग साइज इज नोन एज अ माइनरेट। जो माइनरेट्स होते हैं, माइनरेट्स में जो आर्किटेक्चर्स के पीरियड में उसके कुछ अलग फीचर्स बने थे, जो बड़े बड़े ऊंचे होते हैं और जिसका जो सिस्टम है वो उसके टॉवर के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। और उसका डिक्रेजिंग, उसकी जो साइज है वो डिक्रेज होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे में वो होती जाती है, ठीक है, और उसी को माइनरेट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड इज द कुतुब मीनार, ठीक है। जो कुतुब मीनार जो थे वो दिल्ली सल्तनत के सबसे मतलब उसके पीरियड में बनाया गया सबसे पहला और इतना मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर में बनाई गई वो बिल्डिंग थी। The use red and white sandstone Islamic calligraphy and the use of marble in the panels are some of the unique features of the tapering tower, while originally stood 71.4 meter tall।
ये जो उसमें रेड और वाइट सैंडस्टोन का यूज़ किया गया, वो इस्लामिक कैलीग्राफी में बनाया गया, और उसमें मार्बल का भी यूज़ किया गया। और उसके जो टॉवर जो था, सब बहुत ही ऐसा ऊंचा जो टॉवर था, वो ओरिजिनली 71.4 मीटर इतना ऊंचा बनाया गया था। The construction and completion of the palace Fortress complex of Tughlaqabad was attributed the Ghiyasuddin and Muhammad bin Tughlaq। उसके बाद तुगलक के काल में भी कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस किए गए, पैलेसेस वगैरह बनाए गए, है ना, ट्रीज बनाए गए। ठीक है, तो उसमें घियासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो दो किंग हो गए, उन्होंने सारे कंस्ट्रक्शन किया था। और स्ट्रिकिंग फीचर्स ऑफ द तुगलक आर्किटेक्चर वाज बेटर और स्लोपिंग वॉल्स विच गेव स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिटी टू अ मॉन्यूमेंट्स। उनके काल में जो भी मॉन्यूमेंट्स बने, जो भी बिल्डिंग्स बने, उसकी जो दीवारें वगैरह थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, लंबाई चौड़ाई, जो भी चीज़ें जो थी, वो तुगलक के काल में, तुगलक के ही आर्किटेक्चर्स ने बनाए थे। The beam and lintel were other unique features of Tughlaq architecture. The structures of the Lodi dynasty also displayed extensive use of the lintel, beam, kiosk, and balconies borrowed from Rajasthan and Gujarat. उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी जो थी, उनका भी आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत था, जो राजस्थान और गुजरात में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। Their tombs were placed on a high platform in gardens such as the Lodhi Garden in Delhi। और जो भी ये टूम्स जो थे, वो ज़्यादातर हमें गार्डन्स में और गार्डन्स में देखने को मिलते हैं। और वो भी कहाँ पे? लोधी गार्डन, जो एक बहुत बड़ा गार्डन है, दिल्ली में है लोधी गार्डन, वहाँ पे आपको ये टूम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मॉस्क मीन्स मस्जिद वगैरह जो थे। द मॉस्क ऑफ दिस पीरियड डिस्प्लेड अ फ्यूजन ऑफ इंडिजेंस एंड न्यूली इंट्रोड्यूस आर्किटेक्चरल स्टाइल। उस काल में मॉस्क जो थे, वो इतने खूबसूरत और नए तरीके से, नए आर्किटेक्चर तरीके से वो बनाए जाते थे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन यूज्ड इन द मॉस्क आर lofty gate, tall, slender minarets and domes. Mosques usually have an open courtyard with a domed prayer hall। और जो वहाँ की जो डिज़ाइन थी उस टाइम के मॉस्क्स की, तो बहुत ही लॉफ्टी गेट थे, बहुत ही से बड़े बड़े खुले गेट थे और ऊंचे थे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे उसमें डोम्स बनाए जाते थे, है ना। डोम्स मतलब एक बड़े बड़े से रूम, है ना, ऐसी जगह, प्लेस। और मॉस्क जो था वो एक ओपन डोम होता था उसमें, क्योंकि प्रेयर करने के लिए खुली जगह चाहिए होती है ना, तो ऐसे बहुत बड़ी ओपन स्पेस होती थी। उसके बाद हम देखते हैं ट्यूम्स मीन्स जो कब्रस्तान वगैरह, जो बड़े राजा या जो भी जिनकी डेथ हुई तो उनको वहाँ पे दफनाया जाता था, उनकी कब्र बनाई जाती थी। ठीक है, उसको ट्यूम्स कहते हैं। A large number of tombs were built during the medieval period. The general pattern of the tomb comprises a domed chamber known as hujra and cenotaph in its center with a mihrab, where the real graves was located in an underground chamber। है ना, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्यूम्स बनाए जाते थे उस काल में, मिडाइवल पीरियड में। और ट्यूम्स के अलग अलग पैटर्न हुआ करते थे। पहले तो सबसे बड़ा एक डोम होता था, डोम चेम्बर बहुत बड़ा होता था, जिसको हुजरा कहते थे। उसके बाद सेंटर में मिहारब रहता था, और फिर उसके आगे में रियल उनकी कब्र होती थी, जहाँ पे उनको दफनाया जाता था अंडरग्राउंड में, उसको चेम्बर कहा जाता था। The introduction of gardens around the tomb was a new feature of tomb architecture। गार्डन्स में वगैरह जैसे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे जो ट्यूम्स होते थे वो सही मतलब नए फीचर के आर्किटेक्चर में बनाए गए ट्यूम्स होते थे। Humayun's tomb in Delhi is one of the finest example of tomb architecture in which the use of a double dome was seen for the first time। हुमायूं की जो कब्र है दिल्ली में,
ठीक है। हुमायूं जो बादशाह हुआ करता था, उसकी जो कब्र थी वो सबसे मतलब फाइनेस्ट, मतलब सबसे अच्छी ऐसी कब्र थी जिसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत किया गया था, जिसमें डबल डोम था। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो डबल डोम बनाया गया था। और डबल डोम कंप्राइजेस एन इनर एंड आउटर लेयर। जो डबल डोम होता था उसमें इनर और आउटर लेयर होती थी। द सेलिंग इज प्लेस्ड लोअर इन सच अ वे दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सटीरियर इज नॉट डिस्टर्ब। मतलब उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी सेलिंग होती थी, मतलब उसके जो सेल बंद जो होता था, उसकी जो प्लेस, उसकी जो जगह थी बहुत ही लो में थी, बहुत ही नीचे में थी। तो इसलिए उसको कोई भी मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, या फिर उसको कोई भी ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं लगा सकता था। द टॉम इज ऑक्टेगोनल इन शेप एंड राइजेज इनटू टू स्टोर्स। वो जो टॉम्स था वो कौन से शेप में था? ऑक्टेगोनल में शेप में था, और उसके 2 स्टोर्स है। The Mughals are credited for having introduced a double dome in architecture, and the Pitra Dura style of inlay decorations in India, using floral designs made of semi-precious stones to decorate the walls. They also began the practice of putting up buildings made entirely of marble. The Taj Mahal is the finest example of these. उसके बाद मुगल लोगों ने उनके काल में जो डबल डोम के आर्किटेक्चर उन्होंने भी स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने पाइट्रा और ड्यूरा स्टाइल में उन्होंने अपने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया इंडिया में, और फ्लोरल डिज़ाइन उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, जिसमें जो वो दीवारें वगैरह बनाने के लिए उसका यूज़ करते थे। और उसमें फिर उसके बाद उन्होंने पुटिंग बिल्डिंग्स में पुटिंग्स वगैरह करना उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। उसमें फिर पूरा उन्होंने मार्बल का यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया, जो ताजमहल जैसा। ठीक है, ताजमहल जो है वो एक पूरा मार्बल का बनाया हुआ एक फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, द आउटर पार्ट ऑफ अकबर्स टूम्स एट शिंकारा नियर आगरा इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विथ ऑक्टागोनल टॉवर्स ऑफ ईच कॉर्नर। जो अकबर की जो ट्यूम्स थी, उनके जो कब्र थी वो सिकंदरा में है, जो आगरा के पास है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, और ऑक्टागोनल टॉवर है उसका कॉर्नर में उसके। द ट्यूम हैज नो सेंट्रल डोम विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टोम्स। तो इसमें जो ट्यूम्स में जो कोई भी सेंट्रल डोम नहीं होता था, मतलब बीच में कोई भी डोम, कोई भी प्लेस, कोई भी बड़ी रूम या जगह नहीं होती थी। उसमें अलग अलग टाइप के ट्यूम्स बनाए जाते थे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। It consists of a 5-storied pavilion with an open rectangular courtyard at the top, containing a tomb-like cenotaph. The practice of placing Mughal tombs in the middle of huge formal gardens and buildings them as a central hall surrounded by 8 rooms is known as Hashta Bihishta, meaning 8 paradises. मतलब उसमें उन्होंने 5 स्टोर्स बनाना स्टार्ट किया अपने किसी भी ट्यूम्स में वगैरह, और रेक्टेंगुलर शेप सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगे। और फिर ट्यूम्स जो थे वो लाइक सेनोटेप्स के जैसे दिखने लगे। और वहाँ पे मुगल्स के जो ट्यूम्स होते थे जिस जगह पे, वहाँ पे मिडल ह्यूज गार्डन बनाया जाने लगा, मतलब गार्डन बनाते थे उनके कब्र के पास में। ठीक है, मिडल में। और फिर अलग अलग तरीके से कोई सेंट्रल हॉल बनाना स्टार्ट किया, मतलब जहाँ पे उनकी ट्यूम है, कब्र वगैरह है, तो उसके बीच में या उसके बाजू में वगैरह से बड़े बड़े हॉल वगैरह बनाना, रूम बनाना। उसके बाद तो एक नई उन्होंने प्रथा स्टार्ट की कि 8 उसके आजू बाजू में टोटल 8 ऐसे रूम्स बनाते हैं, जिसको हस्त बिहिश्त भी कहा जाता है, और जिसका मीनिंग है 8 पैराडाइसेस। ठीक है, ऐसे 8 तरीके के रूम उनके कब्र के बाजू बाजू में बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं गार्डन्स। द मुगल टूम्स वर जनरली प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ह्यूज गार्डन कॉम्प्लेक्स विच वेयर सब डिवाइडेड इंटू स्क्वायर कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चारबाग। तब मुगल के जो कब्र वगैरह होते थे उसमें जनरली ज़्यादातर बहुत बड़ा गार्डन होता था उसमें,
ठीक है। और वो सब डिवाइडेड, उसको डिवाइडेशन होता था स्क्वेयर्स पार्ट में, जिसको चार बाग कहा जाता था। चार इसमें वो डिवाइड किया जाता था उस पार्ट को। द मुगल्स ऑल्सो बिल्ट लार्ज गार्डन्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ टेरेस ऑन द चार बाग पैटर्न। उसके बाद मुगलों ने अपने जो बड़े बड़े गार्डन्स उसमें भी उन्होंने चार बाग बनाए थे। सम एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल गार्डन बिल्ट बाय मुगल्स आर द निशात बाग इन कश्मीर, पिंजौर गार्डन इन द फुटहिल्स ऑफ पंजाब एंड द शालीमार बाग एट लाहौर। जब ये जो तीन बाग के नाम बताए हैं, निशात बाग कश्मीर, उसके बाद जो कश्मीर में है, और पिंजौरा गार्डन है जो पंजाब में है, और शालीमार बाग है जो लाहौर में है। ये जो बाग्स है, जो गार्डन है, वो उसी टाइप में चार बाग गार्डन के शेप में। इसके बाद हम देखते हैं फोर्ट्स। Forts were walled structures which served as the residence of the emperor and other members of the royal family as well as military strongholds of the empire। जो फोर्ट्स थे वो उसके जो वॉल के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते थे, वो वहाँ के जो एम्पेरियर्स होते थे, उनके जो साम्राज्य होते थे, उसमें जो भी दूसरे मेंबर्स वगैरह होते थे, जैसे रॉयल फैमिलीज वगैरह है, तो वो खुद मिलिट्री डिसाइड करते थे, और उसमें वो पूरा एम्पायर वो जो था वो ही डिसीजन लेता था कि उनको किस तरह से वॉल्स वगैरह बनाना है, किस तरह से सारे फोर्ट्स वगैरह किलों के जो दीवारें वगैरह होते हैं वो कैसे बनाना है, वो सारा सब वो ही डिसाइड करते थे। अकबर बिल्ट अ पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सिकरी नियर आगरा एंड शाहजहां अंडरटूक इट कंस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। जो अकबर की जो बिल्डिंग थी, उनका जो किला था फतेहपुर सिकरी जो आगरा के पास में है, उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो किसके अंडर में हुआ? शाहजहां के अंडर में किया गया। द कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय अकबर इंक्लूड द फेमस पंचमहाल, बीरबल्स हाउस एंड जोधाबाईस पैलेस। अकबर ने अपने अंडरटेकन में उन्होंने कितने फेमस प्लेसेस बनाए, जिसमें पंचमहाल था, जो पंचमहाल उन्होंने बनाया। उसके बाद बीरबल हाउस, बीरबल का जो घर था वो, और जोधाबाई का पैलेस, उनकी खुद की वाइफ का एक पैलेस जो उन्होंने अपने अंडरटेकन में बनाया गया था। द आगरा फोर्ट स्टैंड्स एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वेयर मेनी स्ट्रक्चर्स वेर बिल्ट डिराइविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम बंगाली एंड गुजराती स्टाइल। आगरा फोर्ट, आगरे का जो किला था, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पूरे जो मॉन्यूमेंट्स के आर्किटेक्चर थे वो देखने के लिए। उनका स्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग बनाने के मतलब कैसा स्ट्रक्चर था, वो सारी चीज़ें, और वो जो कौन से स्टाइल में बनाया था, वो बंगाली और गुजराती स्टाइल में बनाया है। ठीक है। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली, फोर्ट बिल्डिंग रीच्ड अ क्लाइमेक्स। ये जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, वो भी उसी टाइप में बनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं हवेलीज। A private mansion with historical and architectural significance is known as हवेलीज। मतलब जो प्राइवेट राजाओं के खुद के जो प्राइवेट यूज के लिए जो मैंशंस यूज करते हैं उसको हवेली कहते हैं, जो हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में बनाया जाता था। द वर्ड हवेली इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हावली विच मीन्स एन इनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है। मतलब ये जो हवेली वर्ड है वो कहाँ से है? पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्पेस, मतलब अंतर, जगह। ठीक है। द हवेलीज सॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम पर्शियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो हवेली जो था, ये जो आर्किटेक्ट है वो कहाँ से निकला? पर्शियन से ही निकला, जो सेंट्रल एशिया, इंडियन और इस्लामिक स्टाइल में इसका ज़्यादातर यूज़ किया गया। These mansions served as homes to nobles and wealthy traders and merchants। ये जो मैंशंस थे, मतलब हवेली, कौन ज़्यादातर ऐसे हवेली घर बनाते थे? ज़्यादातर कोई बड़े मतलब पैसे वाले जो ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन, या फिर कोई बड़े बड़े मर्चेंट्स लोग होते थे, वही ऐसे हवेलियाँ बनाते थे। अपार्ट फ्रॉम राजस्थान, सिटीज सच एज आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर एंड मुल्तान हैड फेमस हवेलीज। सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में और कई सिटीज़ में जैसे आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, ये ऐसे सारे प्लेसेस पे हवेली हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 इस लेसन का।
बाकी जो पार्ट है वो हम जो भी टॉपिक्स है वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे ये लेसन का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आज के जो भी हमने टॉपिक्स देखे उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।